दोस्तों नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अपराधियों की धरपकड़ करने वाली पुलिस अब घायलों की मरहम पट्टी भी करेगी। धनबाद में जल्द सभी पीसीआर वैनों में फर्स्ट एड किट का इंतजाम किया जा रहा। पीसीआर वैन अक्सर सड़कों पर गश्त करती है। कहीं हादसा होने पर पुलिस ही मौके पर पहले पहुंचती है। वैन में फर्स्ट एड किट होने पर वह घायलों का प्राथमिक उपचार कर पाएगी। आईजी प्रोविजन ने सभी जिलों को पत्र लिखकर पीसीआर वैन में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने सीएस से किट की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। जिले में अभी 30 पीसीआर वैन संचालित की जा रही है। इनमें से 20 अलग अलग थानों के अधीन है। वहीं आपको बता दें कि पीसीआर वैन में ड्यूटी करने वाले को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। विधायक फंड बढ़कर 5 करोड़, मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ चुका है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए स्वीकृति मिल चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, फर्जी आईएएस बनकर सीएम हेमंत सोरेन के साथ लंच और फोटो खिंचवाना पड़ा भारी। और आपको बता दें कि झारखंड में सीएम सचिवालय की आंखों में धूल झोंककर पलामू के एक फर्जी आईएएस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर खिंचवाई और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। खुद को यूपीएससी में सफल और 357 रैंक होल्डर बताने वाले सौरभ कुमार ने सीएम सचिवालय की आंखों में धूल झोंक दी। सबसे बड़ी चूक सरकार की तरफ से हुई और बिना वेरिफिकेशन के आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भोज में शामिल होने और सम्मानित होने के लिए कैसे किसी को इस तरह से भेज दिया गया। इस गलती का एहसास होते ही सरकार की तरफ से कुमार सौरभ के खिलाफ रांची के धुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है। अगली खबर, दिल्ली देवघर फ्लाइट आज से शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद उड़ाकर आएंगे विमान। आपको बता दें कि झारखंड स्थित ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ मंदिर को वायुमार्ग से जोड़ने के लिए हाल ही में शुरू किए गए देवघर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली से देवघर हवाई मार्ग से जुड़ गया है और भाजपा सांसद एवं कैप्टन राजीव प्रताप रूडी इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6191 को दिल्ली से देवघर लेकर आएंगे और यह दिल्ली देवघर की पहली उड़ान होगी। हर साल लाखों पर्यटक देवघर में बाबा बैजनाथ के दर्शन को आते हैं। सावन माह में यहाँ लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। देवघर एयरपोर्ट से झारखंड के अलावा बिहार के पड़ोसी जिलों को भी सुविधा होगी। भविष्य में देवघर एयरपोर्ट पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में से एक होगा। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक भविष्य में मध्य यूरोप तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले A321 नियो विमानों को भी देवघर एयरपोर्ट पर उतारने की संभावना है। अगली खबर, मानसून की बेरुखी से झारखंड में बने मुश्किल हालात के बीच अब यहाँ के 2 बड़े डैम पंचेत और मैथन से पश्चिम बंगाल को मिलने वाला पानी रोक दिया गया। ये दोनों डैम केंद्रीय उपक्रम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के हैं। इन दोनों डैम से पश्चिम बंगाल के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन हालात की समीक्षा के बाद डीवीसी ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि पंचेत और मैथन डैम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। इन दोनों डैम के पानी और इससे उत्पादन होने वाली बिजली के बंटवारे को लेकर 19 जुलाई 1978 को एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक बंगाल और तत्कालीन बिहार दोनों राज्यों को लाभ मिलता था। इस एग्रीमेंट का कायदे से अनुपालन नहीं होने के कारण अब बंगाल और झारखंड के बीच विवाद भी है, लेकिन डीवीसी नियमित तौर पर यहां से बंगाल के लिए पानी छोड़ता रहता है। अगली खबर, राजधानी रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मार्ग पर लगातार 2 दिनों से बम धमकियों की कॉल आई थी। अब जांच के दौरान इन धमकी वाले कॉल का लिंक पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से जुड़ गया है। जांच में पता चला है कि जिस नंबर से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी आई थी, उस सिम नंबर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस नंबर से कॉल का लोकेशन बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ से मिला है। यानी कि एयरपोर्ट प्रशासन को बिहार शरीफ से कॉल करके धमकी दी गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये कॉल बिहार के बिहार शरीफ से आई थी और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को फोन करने और संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर के खिलाफ दर्ज पता पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की निवासी रसमनी देवी का है। अगली खबर, क्रॉस वोटिंग होने पर झारखंड कांग्रेस गंभीर हो चुकी है। मंत्रिमंडल में कर सकती है बड़ा फेरबदल। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड से आए परिणाम के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी।
यूपीए के अधिकृत प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को महज 9 वोट मिले। कांग्रेस आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेसी कोटे के मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस के आला सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्रॉस वोटिंग के मामले में मंत्री पर ही गाज गिर सकती है। 2 मंत्री को बदलने की तैयारी है। राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद राज्य प्रभारी अविनाश कुमार पांडे राजधानी पहुंचे थे। प्रभारी ने कांग्रेस के सभी विधायकों से 1-to-1 वार्ता की थी। अगली खबर, विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 एंजल मेरीना तिर्की ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने यह टाइटल अपने नाम करने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। मेरीना तिर्की को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान मेरीना तिर्की ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से भी उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की। उन्होंने इसके लिए मेरीना तिर्की को बधाई दी। इस दौरान झारखंड के कई मंत्रियों से मुलाकात हुई। मेरीना तिर्की रांची की रहने वाली है। दिल्ली में 2 मई से 8 मई तक चलने वाले कार्यक्रम में उन्हें मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का टाइटल मिला था। अगली खबर, हेमंत सरकार पर हाईकोर्ट ने जताया गुस्सा। रांची हिंसा मामले में दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा पता चला है कि एनआईए ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की है और इसलिए उक्त रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा किया जाए। इसके अलावा एनआईए शपथ पत्र दाखिल कर यह बताए कि क्या वह इस मामले की जांच कर सकती है या नहीं। अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि जब रांची एसएसपी इस घटना में शामिल थे तो जांच के दौरान उनका ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। झारखंड सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर कोई दबाव था। इसके अलावा इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के हार्ड डिस्क को जब्त नहीं किया गया। ऐसे में उससे छेड़छाड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने हृदय रोगियों के इलाज का खर्च उठाने का लिया बीड़ा। झारखंड सरकार प्रदेश के हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज कराने के लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके माध्यम से हृदय रोगों से ग्रसित आम जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें स्क्रीनिंग से लेकर ऑपरेशन तक शामिल है। इस एमओयू के तहत प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाएगा और इसके आयोजन में राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज का परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जरूरतमंद लोगों के ऑपरेशन पर निर्णय लिया जाएगा और इन्हें राजकोट एवं अहमदाबाद के चिन्हित अस्पताल में रेफर किया जाएगा। ऐसे मरीजों एवं उसके साथ साथ एक तीमरदार को आने जाने के लिए राज्य सरकार एकमुश्त 10,000 रुपए देगी। अगली खबर, राज्य में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक प्रखंड कार्यक्रम प्राधिकारी के मानदेय में एकमुश्त 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड सहायक अभियंता के मानदेय में 7% और कनीय अभियंता के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है। ग्राम रोजगार सेवक के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अकाउंटेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट का मानदेय 4300 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गैर शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र अन्य चिकित्सकों की तरह 60 से 67 वर्ष करने का निर्णय ले लिया है। अगली खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुमला में 2 करोड़ पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। अभाबीप के द्वारा कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला परिसर में एनसीसी कैडेटों के साथ विभिन्न पौधों का पौधारोपण किया गया। इसमें बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ पौधारोपण का संकल्प लिया गया है। इसके तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य जगहों पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा। परिषद गुमला के द्वारा जिले में 2000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत जिले के सिसई और गुमला में पौधारोपण का कार्य चल रहा। परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के निमित्त जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी को जानकारी दे दी है। अगली खबर, गढ़वा में 150 सुरक्षा सुपरवाइजर और 500 सुरक्षा जवानों की कैंप लगाकर की जाएगी भर्ती। सिक्योरिटी स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज बेलचंपा के तत्वाधान में जिले में आगामी 3 अगस्त से 13 अगस्त तक सुरक्षा जवान और रक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप लगाया जाएगा। बहाली के दौरान जिला पुलिस बल की ओर से जवानों की तैनाती की जाएगी तथा बहाली में अशांति ना हो इसके लिए SIS इंडिया लिमिटेड के जवान अधिकारी भी तैनात रहेंगे। भर्ती टीम सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी गढ़वा झारखंड टीम पहुंच चुकी है। सभी चयनित उम्मीदवारों को 21 ट्रेनिंग सेंटरों में से एक सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी बेलचंपा गढ़वा में 1 माह का प्रशिक्षण द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें पीटी ड्रिल एवं ड्रिल थ्योरी और औद्योगिक सुरक्षा, VIP सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कंप्यूटर, बैंक सिक्योरिटी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सुरक्षा अधिकारी के रूप में चयनित किया जाएगा। अगली खबर, बिजली कटौती से लोग होंगे परेशान। बारिश होते ही कटेगी बिजली, क्योंकि 7 वर्ष बाद भी अंडरग्राउंड केबलिंग पूरी नहीं हो पाई है। मानसून में 7 सालों की परेशानी इस बार भी लोगों को झेलनी होगी, यानी बारिश शुरू होते ही बिजली गुल हो जाएगी। यह समस्या आए दिन दिख भी रही है। बारिश शुरू होते ही 5 से 6 घंटे तक बिजली कट रही है। इसकी वजह यह है कि राजधानी में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम
अब तक पूरा नहीं हो पाया। बड़े इलाके में जर्जर तार ट्रांसफार्मर अब तक नहीं बदले जा पाए हैं। तेज हवा और बारिश होने के कारण बार बार तार से सटी पेड़ों की डालियां टूटकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बाधित कर रही है। वज्रपात के कारण भी बिजली कट जा रही है और विभाग के मुताबिक फंड के अभाव में 33 kV अंडरग्राउंड केबलिंग का 65% और 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग का मात्र 35% काम पूरा हो पाया है। अगली खबर, खतियान आंदोलनकारी रामवृक्ष ने सीएम एवं राज्यपाल को लिखा पत्र। कसमार प्रखंड के मंचूरा निवासी खतियान आंदोलनकारी रामवृक्ष महतो ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान डोमिसाइल को स्पष्ट करने की मांग की। पत्र में लिखा कि स्थानीय नीति के अभाव में राज्य के आदिवासी और मूलवासी हक अधिकार से वंचित है, जबकि राज्य बनने के तुरंत बाद सबसे पहले स्थानीय नीति सख्ती से लागू होना चाहिए था। और कहा कि 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू कराने के लिए विधानसभा के पिछले सत्र में अनेक विधायकों ने सदन में मुखर होकर अपनी बात रखी थी। इसके बावजूद अगर मानसून सत्र में उसे घोषित नहीं किया गया तो सरकार को राज्य के खतियान धारियों का कड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी। इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वर्ष 2018 में झारखंड हाई कोर्ट ने जॉय गुड़िया के मामले में जो फैसला दिया था वो आज भी मान्य है। अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाना जरूरी है। सीनियर एडवोकेट श्री नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि छठी जेपीएससी के विज्ञापनों एवं रूल बुक के मुताबिक अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाना जरूरी है। प्रार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवाली और सीनियर एडवोकेट बी मोहना ने बताया कि पूर्व में भी कुल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। पहली मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी 1.5 साल से नौकरी कर रहे, उन्हें हटाने से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगली खबर, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नियम में होंगे बदलाव। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर से कई बदलाव हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक कुल रिक्ति के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होंगे, इसमें संशोधन हो सकता है। वर्तमान रूल बुक के तहत कुल रिक्ति के 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं 2.5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए क्रमशः प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट मिल सकती है। और प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट वेबसाइट पर जारी करने को लेकर भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। वर्तमान रूल बुक में इतना ही कहा गया है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट वेबसाइट पर जारी करने का प्रयास करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर